हेलो एंड वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो मैं आपको बता दूं कि सॉलिड स्टेट आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहीं से हमारी जर्नी आज स्टार्ट होने वाली है केमिस्ट्री को लेकर क्लास 12 की। तो बच्चों आप सब तैयार रहें, रेडी रहें कॉपी पेन लेके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉलिड स्टेट। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये चैप्टर हमारा बाइलिंगुअल होगा और आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए कि आखिर सॉलिड स्टेट क्या होता है और हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, क्यों हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, बाकी स्टेट और कौन कौन सी होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, जो भी एनसीईआरटी में कवर किया गया है हम उसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैटर अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने टाइप के मैटर होते हैं, बताओ आप लोग कितने टाइप के मैटर होते हैं। सभी को अच्छी तरीके से पता है कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो मैं बताऊं अगर टाइप्स ऑफ मैटर, तो टाइप्स ऑफ मैटर की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ मैटर में 3 टाइप के मैटर होते हैं। कौन कौन से, सभी को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। कौन कौन से आपका होता है, कौन सा, गैस, लिक्विड एंड लास्ट वन सॉलिड। ये 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मैटर सभी को पता है, सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो एक बार हम इनके ऊपर आराम से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उन डिफरेंस को पहले अच्छे से जानेंगे क्योंकि हमें फर्दर चैप्टर में इसी के बारे में बात करनी है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हमें सबसे पहले इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉलिड आखिर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल पर अगर आप देखें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या अंतर है, तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये बॉक्स ले लें, अगर हम कहें कि इसके अंदर गैस है, तो अगर ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स जो मैं राउंड बना रहा हूँ, इनको हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट इसके मॉलिक्यूल्स माने तो गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार होंगे। अगर हम लिक्विड की बात करें, हमने ये बॉक्स लिया, अगर हम इसके अंदर लिक्विड भर दें तो बच्चों बताओ कैसे लिक्विड रहेगा। इसके अंदर लिक्विड आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मतलब थोड़े से पास गैस के रेफरेंस में। अगर हम एग्जांपल लें सॉलिड का, तो सॉलिड आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखो बच्चों ये सब मैं जानता हूं कि आपको पता है, लेकिन हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। कैसे होंगे, इस तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप बस इसको आराम से देखते रहिए। अब मैं अगर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, सबसे पहले अगर इस पे क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में है, तो बताओ बच्चों आप। तो सभी के मन में आंसर आ गया होगा भाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस के जो मॉलिक्यूल्स इनमें ज़्यादा होती है, फिर उससे कम किस में होती है, लिक्विड में होती है, फिर उससे कम किस में होती है, सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, जो आपके मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जितने पास आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका सॉलिड बनेगा भाई, सॉलिड बनेगा। उससे कम अगर होगा तो लिक्विड होगा और बहुत ज़्यादा कम होगा तो गैस बनेगा। क्योंकि गैस के इसी वजह से क्या होता है, गैसेस स्टेट में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, बहुत कम लगता है। अब हम बात करते हैं, देखो एक तो मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सब में सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, ठीक है। गैस में बहुत कम होती है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक। चलो अब मैं बात करूँगा आपसे कि शेप की। तो अगर हम बात करें शेप की, तो सबसे ज़्यादा डेफिनेट शेप किसका होता है, बताओ आप लोग। डेफिनेट शेप किसका होता है, तो सभी को पता है डेफिनेट शेप किसका होता है, सॉलिड का। क्यों सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप इसलिए होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम क्लोज पैक्ड होते हैं, तो इसी वजह से इसका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक। अगर हम लिक्विड में बात करें, क्या लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप होता है, बताओ आप लोग, क्या लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप होता है, नहीं होता। लिक्विड जिस वेसल में रखा जाता है वो उसका शेप ले लेता है। आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, आप ग्लास लें, ग्लास में अगर आप पानी भरेंगे तो ग्लास आपका सिलेंड्रिकल होता है, तो वहाँ पर जो लिक्विड है वो ग्लास का शेप ले लेगा, सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आप कोई प्लेट लें और प्लेट में पानी रखें तो वो उसका शेप ले लेगा। तो मतलब लिक्विड जो होता है जिस वेसल में रखा जाता है उसका शेप लेता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस आपकी शेप लेस है, ठीक है, इसको हम कभी डिफाइन कर नहीं सकते, ठीक। तो अब मैंने तीनों बता दिया आपको कि अलग अलग आप इनमें शेप के आधार पर कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं।
ये सारे देखिए सारी बातें आपकी किस पे हो रही हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे ही चल रही हैं, ठीक। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस कम हो जाएगी वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ये डिस्कशन बहुत जरूरी, क्योंकि आपको इसी के रिगार्डिंग आगे चैप्टर में पढ़ना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आगे बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया, हमने अभी डिस्कस किया इसका शेप, क्या डिस्कस किया, शेप कैसा होता है, ठीक है, शेप कैसा होता है। अब हम आपसे अगर पूछें मेल्टिंग पॉइंट, क्या सभी को पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है एमपी। अब मेल्टिंग पॉइंट से कैसे डिफाइन करेंगे भाई? मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं पूछूं गैसियस का, लिक्विड का या सॉलिड का, तो इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पहले बताओ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे कोई चीज मेल्ट होना शुरू हो जाए। बहुत आसान भाषा में देखो, मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। कोई भी आपका सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाए वो उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें आपकी सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, तो सॉलिड में क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। सॉलिड में जैसे आप अगर आइस का एग्जांपल ले लें, आइस एक सॉलिड ही तो है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आपको सबको पता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेंगे आइस आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड तो पहले से ही फ्लो होती रहती है, तो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। और अगर गैस की बात करें तो गैस में तो और ज्यादा ही वो लेस होगा। तो यहां से भी आप एक चीज क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? लिक्विड से। और फिर सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है। तो हमने अभी तक यहाँ पे इतने अपने पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कवर किया, शेप कवर किया, और आपका बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे क्या क्या इस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो अब हमें ये जो हम चैप्टर है आपके, ये आप फर्दर पढ़ चुके हैं। हमें इसमें सिर्फ डिस्कशन करना है किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। अब जो सॉलिड आपका आएगा, सॉलिड में फर्दर हम लोग इसमें बहुत टाइप्स, इसके कैसे कैसे टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, सारी चीजें हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्दर देखें सॉलिड में, अब यहाँ पे सॉलिड में टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो हुआ। यहाँ पे देखो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट किसी चीज को अरेंज करा जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट सॉलिड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सॉलिड होते हैं? सभी को पता होगा, एनसीईआरटी अगर आपने देखी है तो आपको आइडिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा होता है बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड होता है। कौन सा होता है? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो यहां पर आपको दो सॉलिड मेनली पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दो ये डिक्टेट किए जाते हैं। देखो बता दूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट के बेसिस पे। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आने लगा होगा, सर ये कैसे, ठीक है। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, तब उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो इसको अच्छे से हम डिक्टेट करते हैं, ठीक है, समझना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के आप बहुत इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो इसे बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा सिंपल आंसर दूं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है, सबसे छोटे से अगर मैं आपको समझाऊं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपका अरेंजमेंट होता है ये डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है? एक आपका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कैसे? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स और एटम्स इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इफ इन द केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, if there is a disorderliness in what? Disorderliness in the arrangement of the constant particle, then it will known as amorphous solid। मैं एक बार फिर बताता हूँ, इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स। एमॉर्फस में क्या आता है आपका? डिसऑर्डरनेस, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए। आप सभी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप अगर क्लास का एग्जाम्पल लो, जैसे क्लास 11th है, क्लास 12th है, तो क्लास 11th में किस क्लास के बच्चे बैठते हैं? क्लास 11th के बैठते हैं। अगर क्लास 12th की बात करें तो वहाँ किस क्लास के बच्चे बैठेंगे? 12th के बैठेंगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो वहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12 दोनों आपस में अलग हैं, और एक पार्टिकुलर क्लास में उसी क्लास के बच्चे बैठे हैं, ठीक।
अगर मैं आपसे एक एग्जांपल इसी में लेता हूं कि अगर आपका इंटरवल हुआ, मान लो लंच टाइम हुआ, तो लंच टाइम में क्या होता है, सब आपस में मिल बांट के खाते हैं, ग्राउंड में घूमते हैं, तो वहां पर एक डेफिनेट, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे किस क्लास के बच्चे या यहाँ पे किस क्लास के बच्चे, तो वहां कोई डिक्टेट नहीं कर पाएगा। तो वहां पर क्या आ गया, डिसऑर्डरनेस आ गया। तो जहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर उसमें होता है, वे में होता है, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जहां पर आपका डिसऑर्डरनेस होता है उसके अरेंजमेंट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। अब हम देखेंगे इन दोनों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में और क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर 100% आता ही आता आपके एग्जाम में। पढ़ा अभी तक हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, इसको हमने पढ़ा। फिर हमें जो पढ़ना था क्या, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैंने थोड़ा आपको प्रॉपर्टी बताई कि सॉलिड की प्रॉपर्टी आखिर क्या क्या होती है, कि डेफिनेट शेप होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस होता है गैसियस स्टेट में, आपका लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, इस पे आपका 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें ये पॉइंट्स देखने हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जो मैंने आपको बताया भी कि इन दोनों में क्या होता है, इसका रेगुलर शेप होता है और यहाँ पर इरेगुलर डिसऑर्डरनेस होती है, किसमें, अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो लिखी है, इनके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दोस प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो भाई, शेप में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी से क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, एंथैल्पी या फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, और एनिसोट्रॉपी क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपी में क्या पढ़ाया जाता है आपको, और इनका नेचर क्या होता है, और इन दोनों के एग्जाम्पल क्या होता है। देखो ये मैं कंपैरिजन करने से आपको बेहतर समझ में आएगा, इसको अलग अलग भी पढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कंपैरिजन से आपको जल्दी याद भी होगा और आपको बेहतर दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर शेप की, तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, लेकिन वही अगर हम एमॉर्फस में बात करें तो क्या होता है, डिसऑर्डरनेस होती है इसमें, या डिसरेगुलर कह सकते हैं, ठीक है, या इरेगुलर कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन में, तो शेप की बात करें तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर कहेंगे रेगुलर, क्या कहेंगे बच्चों, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके शेप में क्या होता है कि यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अगर हम इसकी बात करें, देखो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके ऑटोमेटिक आपके माइंड में बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि यहाँ पर रेगुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर होगा, क्या होगा यहाँ पे, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, देखिएगा यहीं आपको देखते देखते सब याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्या डिफरेंस होगा मेल्टिंग पॉइंट में। देखो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे समझना। अगर हम बात करते हैं आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट एक शेप में होते हैं, डेफिनेट एक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके एमॉर्फस में, तो एमॉर्फस में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम क्या बताएंगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इसके केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, अगर हम इसी में आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम ये ब्लॉक बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं ये हमारा एक एमॉर्फस सॉलिड है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये मैं बना रहा हूँ क्रिस्टलाइन के लिए, क्रिस्टलाइन के लिए, ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ एमॉर्फस के लिए, ठीक है। अब मैंने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है ये देखिएगा। अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास 3 टाइप के एटम्स हैं, 3 टाइप के एटम कौन कौन से हैं, हमने कहा हमारे पास 3 टाइप के एटम्स A, B, C हैं, ठीक। हमने आपको 3 टाइप्स के एटम दे दिए A, B, C, या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम दे दिया मैंने आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको किसी एक ऑर्डर में आपको लगाना है और एक क्रिस्टलाइन बनाना है और एक एमॉर्फस बनाना है, तो कैसे लगाएंगे और क्या डिफरेंस होगा देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ क्रिस्टलाइन, तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर इस तरीके से A, B, C
ABC, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एमार्फस, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इर्रेगुलर अरेंजमेंट, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो कैसे लगाओगे, आपने ABC लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, CAB लगा दिया, फिर क्या लगा दिया आपने, ACB लगा दिया। अब आप इजिली बता सकते हो कि कौन सा आपका एमार्फस सॉलिड है और कौन सा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों, क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा है इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन यहां पर आपको एक दिख रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसा कि मैं बात कर रहा था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो यहीं से आपको मेल्टिंग पॉइंट भी समझ में आएगा, यहीं से आपको क्लीवेज प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी, यहीं से आपको एंथैल्पी भी समझ में आएगी, और ये एनिसोट्रॉपी भी यहाँ से ही क्लियर होगी। तो एक बार से ध्यान से देखिएगा, फिर मैं फर्दर इसको रब करके लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर मेल्टिंग पॉइंट की, देखो बच्चों यहाँ पर आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो डेफिनेट ऑर्डर में जब कांस्टेंट पार्टिकल होंगे तो वहां पर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी डेफिनेट होगा। दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठाना, अगर आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं, रेगुलर अरेंजमेंट है, तो वहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट होगा। इसका मतलब सर क्या हुआ, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी आप सॉलिड ले लें, आपने कोई सॉलिड लिया, ठीक है। अगर हम आपसे कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या उस सॉलिड का आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, आइस की बात कर ले, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है या नहीं होता, बताओ। बिल्कुल सर होता है। क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो वो हुआ डेफिनेट, मतलब एक फिक्स पॉइंट पर आपकी चीज, आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपकी जो क्रिस्टल है वो क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे। तो वहां पे क्या होएगा कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। अब बात करें एमार्फस में, देखिए मैंने क्या कहा, कंपैरिजन से आपको याद नहीं करना पड़ेगा और जल्दी आपको दिमाग में मैप बन जाएगा। अगर हम एमार्फस में बात करें, यहां पर कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल सही से नहीं लगा हुआ, मतलब इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल है। तो यहां पर जहां पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो वहां पर आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता। तो इसीलिए इन सॉलिड्स को और भी क्या नाम देते हैं, जो आपके एमार्फस सॉलिड होते हैं इन सॉलिड को और क्या नाम देते हैं, इसको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्यूडो सॉलिड। अब सर ये स्यूडो मतलब क्या आ गया, ये नया वर्ड क्या है स्यूडो। देखो मैं बता दूं, स्यूडो इसका मीन्स आप ये मान लीजिए झूठा। झूठा मतलब जो सच ना हो, वो आप मान लीजिए स्यूडो, मतलब कि बिहेव करता है एज अ सॉलिड लेकिन एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। जहां कहीं भी देखिए बहुत जगह आप टर्म पाएंगे स्यूडो सॉलिड, स्यूडो नाम का टर्म पाएंगे, जहां पर भी ये स्यूडो वर्ड लगा हो इसका मतलब होता है इट बिहेव्स लाइक अ सॉलिड बट एक्चुअली इट इज नॉट अ सॉलिड, ठीक है। ये क्लियर हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। मतलब हो सकता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 0 डिग्री पे हो जाए, हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है 3 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये डिफाइन नहीं कर सकते इसको हम, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट हम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, ठीक। अब ये क्लीवेज प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ध्यान समझिएगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ABC 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 इस तरह का अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ, आपको एक मैं चाकू दे दूँ, नाइफ दे दूँ, ठीक है। अगर आपसे चाकू दे दूँ और आपसे कहें कि इसको ऐसा करिए, बीच से एकदम यहाँ से सेंटर से इसको काटिए और यहाँ से इसको भी सेंटर से काटिए, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको इसको बीच से काट देना, आपको इससे बीच से काट देना है, काट दिया आपने। जब आप इन दोनों को काटेंगे तो दोनों टुकड़े जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल रेगुलरिटी दिखेगी, मतलब जो दो पार्ट होंगे एकदम स्मूथ सरफेस होंगे। जो भी पार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मूथ सरफेस बनेगा। मतलब जब इसे काटेंगे तो काटने के बाद एक पार्ट इसका बनेगा, एक पार्ट ऊपर वाले का बनेगा, तो उनका जो बीच वाला पार्ट आएगा वो कैसा होगा, वो ऐसा स्मूथ सरफेस होगा कि नहीं होगा। तो जिस इसमें क्या होगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगा, इट गिव्स स्मूथ सरफेस ऑन कटिंग द एज, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ एमार्फस सॉलिड्स, इसमें जब आप इसको बीच से काटेंगे तो क्या होगा, तब आपको ये स्मूथ सरफेस नहीं देगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा रफ सरफेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या मिला, यहाँ पे आपको इसमें क्या मिला, इर्रेगुलर, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर हम क्रिस्टलाइन में बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मूथ सरफेस मिलेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, देखिए ये दो डायग्राम हैं, इन्हीं से सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर बच्चों हम बात करें अपनी इंथैल्पी या फ्यूजन की, देखो पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सर ये इंथैल्पी
और फ्यूज़न होता क्या है। देखो इंथैल्पी, इंथैल्पी मीन्स बहुत जनरल फॉर्म में होता है एनर्जी। इंथैल्पी मीन्स क्या होता है, एनर्जी। अब हम बात करें फ्यूज़न की, तो फ्यूज़न क्या होता है, दो वर्ड आपने सुने होंगे, फ्यूज़न एंड फिजन। सुने हैं या नहीं सुने, बिल्कुल सुने हैं, फ्यूज़न एंड फिजन। फ्यूज़न मीन्स क्या होता है, देखो ये हमारे दो मार्कर हैं, अगर हम दोनों को आपस में क्या करें, जोड़ दें, ठीक है, एकदम कंप्रेस कर दे दोनों को, ये अलग ना हो पाए, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूज़न होगा। क्या होगा, फ्यूज़न। देखो अगर हम दो एटम्स को आपस में क्या करें, फ्यूज कर दें, मिला दें, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अगर अब फिजन क्या होता है, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को, मॉलिक्यूल को अलग कर दिया जाता है तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजन बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको, जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, सुना कि नहीं सुना, ठीक है। चलो तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो इसके केस में जब डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो यहाँ पर जो आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी ये भी क्या होगी, डेफिनिट होगी। कैसी होगी, आपकी डेफिनिट एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलो बात करते हैं, अगर हम बात करें एमॉर्फस में, अब बिल्कुल सेम चीज है, आपके मन में आ गया होगा तुरंत, यहाँ पे क्या होगा, नॉट डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल अपने अरेंजमेंट से लगा ही नहीं है, तो ये श्योरिटी है ही नहीं। देखो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल ले लूँ, अगर आप एक क्लास बनाएं, एक क्लास में क्या कर दें, क्लास 9th का बच्चा भी बैठा दें, क्लास 10th का बच्चा भी बैठा दें, 11th का भी बैठा दें, 12th का बैठा दें, ठीक है। अब हमने कहा कि वहाँ पे सारी क्लासेस के बच्चे को मिक्स करके एक क्लास में बैठा दिया गया, ठीक। अब वहाँ पर हमने कहा कि एक एग्ज़ाम ले लिया जाए, इन बच्चों का एक कॉमन एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो ये बताओ क्या वो कॉमन एग्ज़ाम में सारे बच्चे पास हो पाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है क्या पास होने की, नहीं है पॉसिबिलिटी। अगर क्लास 12th का पेपर दे दिया आपने तो क्लास 12th के बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन क्लास 9th के, क्लास 11th के बच्चे कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्लास 12th के सारे बच्चे हैं, आप जैसे प्यारे बच्चे हैं, और क्लास 12th का ही पेपर, आपका पढ़ा हुआ पेपर आया, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी 100% है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो वैसे ही बिल्कुल ये एग्जांपल है कि यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर आपका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे डेफिनिट होगी और यहाँ पर क्या होगी, इनडेफिनिट होगी। देखो बच्चों मैं अभी इसे लिख दूंगा, लेकिन मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से सारी चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एनिसोट्रॉपी। बच्चों एनिसोट्रॉपी क्या होता है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से जानने की जरूरत है। एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, ये दो वर्ड जो है बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें इसको बोलेंगे क्या हम, एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। और इसमें हम इसे बोलेंगे क्या, आइसोट्रॉपिक। देखो इस, ये जो वर्ड दिख रहा है आपका, इस वर्ड से ही, ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। और बच्चों में एक चीज बताऊं कॉमन, कि आप मतलब 50% बच्चे पढ़ने के बाद भी इसे गलत कर देते हैं। 50%, हाँ जी 50% पढ़ने के बाद गलत कर देते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों, गलत क्यों कर देते हैं, समझना। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। एनिसोट्रॉपिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में एटम, क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होता है, क्या कहता है एनिसोट्रॉपिक, कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी। कैसे सर, ये कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ कैसे। देखो बहुत ध्यान से देखना इस डायग्राम से। अगर मैं आपसे कहूँ आप यहाँ से स्टार्ट करें और ऊपर की तरफ जाएं, तो यहाँ से आपने मान लो स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और आप ऊपर की तरफ गए ऐसे, ठीक। तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन में इधर गए, ठीक है, और आप अब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर गए, तो आप जब डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो आपको क्या हुआ, देखो दो डायरेक्शन है कि नहीं है, तो दोनों डायरेक्शन में दो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। कैसे सर अलग अलग हैं, इस वाली डायरेक्शन में सब आपको ए मॉलिक्यूल्स मिले थे, लेकिन अब जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, सेकेंड डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको ए बी सी तीनों टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो जब आप दो डिफरेंट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी। तो उसी को बोलते क्या हम है, एनिसोट्रॉपिक। अब सर बात कर लेते हैं आइसोट्रॉपिक की, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, देखो अब आइसोट्रॉपिक क्या समझिए। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे, देखो ऊपर से गए यहाँ पे, अगर मैंने कहा आप दूसरी प्रॉपर्टी ले लें, दूसरी साइड में चल दे, तो आप यहाँ आए, तो लेकिन इसमें दो डायरेक्शन में चलने पर
आपको क्या हुआ, इसमें 2 डायरेक्शन में चलने पर आपको सेम प्रॉपर्टी मिली, किसमें, एमार्फस में। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि एनिसोट्रॉपिक का क्रिस्टलाइन में क्या मतलब होगा कि सेम डायरेक्शन होगी, और इसमें आपका एमार्फस में क्या होगा, डिफरेंट चलने पर आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होता है। इसलिए दिमाग में इस वाले पॉइंट को अच्छे सेट कर लेना कि आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इन द केस ऑफ द एमार्फस सॉलिड it is known as isotropic because when we go to the in the different direction we got each and every property same। कैसे, एक एग्जाम्पल समझिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम क्लास ले लें, फिर हमने क्लास का एग्जाम्पल ले लिया, स्कूल का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब हम बात करें, अगर क्लास की आप लॉबी में हैं तो आपको क्लास की लॉबी में 11, 12 सारे क्लास मिलेंगे, ठीक। अगर आप अपनी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हो सकता है 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, ठीक है। और अगर लेफ्ट में गए तो आपको लोअर क्लास मिलेंगे, 9th, 8th इस तरीके से क्लास के बच्चे मिलेंगे। तो वहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट क्लास के बच्चे हैं या नहीं है। और बेटर समझते हैं, चलो कैसे, देखो आपकी प्रेयर असेंबली होती है, प्रेयर असेंबली में आप सब लोग एक ग्राउंड में असेंबल किए जाते हो अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग। सारे बच्चे अपने क्लास 12th, 11th, 9th, 10th ऐसे करके बच्चे सारे खड़े किए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायरेक्शन में कौन से बच्चे हैं, तो आप बताएंगे इस डायरेक्शन भाई 10th के बच्चे हैं। लेकिन आपसे अगर दूसरी डायरेक्शन में पूछ दूं, अगर आपसे मैं दूसरी डायरेक्शन में पूछूं तो वहाँ पर आपको सारे दूसरी क्लास के बच्चे मिलेंगे। तो मतलब 2 डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी हुई, मतलब अलग अलग टाइप के आपको आइटम मिले। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लूँ, आप एक ग्राउंड में हैं और आपका लंच टाइम चल रहा है, तो लंच टाइम में अगर सारे बच्चे ग्राउंड में हैं तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस डायरेक्शन में बताओ किस क्लास के बच्चे हैं, तो क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो मिक्स हो गए हैं। तो मतलब लगभग क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में हर एक क्लास का बच्चा होगा। तो इसीलिए एमार्फस में क्या होता है, इसे हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे डिफरेंट डायरेक्शन have same प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंट डायरेक्शन हैव सेम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन, देखो बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, डिफरेंट डायरेक्शन, जल्दी बताओ क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, क्या बताया मैंने, डिफरेंट डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल, डिफरेंट डायरेक्शन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है कि नहीं है, ठीक है, सही है, समझ में आया आप लोगों को, सभी को समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, नेचर की। किसकी बात करेंगे बच्चों बताओ, अब हम बात करेंगे नेचर की, ठीक है। तो नेचर में क्या होता है, ध्यान देना, नेचर में जो मैंने आपको बताई, नेचर में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्यों सर, क्यों ट्रू बोलते हैं, देखो भाई इनका डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनिट क्लीवेज प्रॉपर्टी है, डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रू सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, डेफिनिट होती हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, इसका नेचर कैसा है, ट्रू सॉलिड है, ये सच्चा सॉलिड है। इसको तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कैसा सॉलिड होता है बच्चों, ये स्यूडो सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, स्यूडो सॉलिड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल समझाते हैं आपको क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो बच्चों एक बार मैं जल्दी से क्या करता हूँ, क्विक रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि आपको बाद में इसे कहीं ना पढ़ना पड़े, आपको आज अभी इसे तैयार हो जाएगा लेक्चर देखते देखते, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि इसमें अब हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार मैं उसे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक। देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। इसे क्या लिखेंगे, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इसमें डेफिनेट होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। अगर हम क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हुआ, स्मूथ सरफेस गिव्स स्मूथ सरफेस ऑन कटिंग। जब हम इसे कट करते हैं तो हमें कैसा देता है, स्मूथ सरफेस देता है। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो क्या कैसा सरफेस देता है आपको यहाँ पे रफ सरफेस मिलता है। कैसा सरफेस मिलता है, रफ सरफेस। कैसा सरफेस मिलता है बच्चों, रफ सरफेस मिलता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। तो ये भी मैंने बताया कैसा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मिलता है, डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, नॉट डेफिनेट इंथैल्पी, मतलब नॉट फिक्स वैल्यू फॉर द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, एनिसोट्रॉपिक। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कैसा होता है आपका, ये आपका होता है एनिसोट्रॉपिक, और ये आपका कैसा होता है, आपका होता है आइसोट्रॉपिक। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल बोलो, ठीक है। अगर आप लेक्चर को बहुत गौर से देख रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे, तो सारे पॉइंट आपको आज यहीं क्लियर हो जाएंगे। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मतलब इट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि इसमें तो सब इंटरमिक्स होता है, तो इसमें तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता, सारे एक जैसे लगेंगे हमें, क्योंकि सारे मिक्स हो गए हैं तो बता ही नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें क्या हुआ, अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नेचर की बात हमने करी तो बताया कि आपको इसका नेचर कैसा होता है, ये होते हैं आपके ट्रू सॉलिड। कैसे होते हैं बच्चों, ये आपके ट्रू सॉलिड होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है आपका, स्यूडो सॉलिड होता है। कैसा होता है बच्चों, स्यूडो सॉलिड। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, आपको आपके आंसर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्या किसी को एग्जाम्पल पता है? एग्जाम्पल बताओ। हाँ सर, एग्जाम्पल दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? जिन्होंने पढ़ा होगा वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, आपका क्वार्ट्ज होता है, ठीक है, NaCl होता है, ZnS होता है, वो आते हैं किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अगर हम एमार्फस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लास होता है, रबर होता है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, एमार्फस के। और क्रिस्टलाइन के कौन कौन से हो गए, NaCl हो गया, ZnS हो गया, ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया। तो आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम इसके फर्दर जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।